हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और फिलहाल इस वीडियो में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में सरफेस टेंशन क्या है उसका आइडिया आपको आएगा। देखो, सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होगी, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, नाम में ही पता चलता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। तो अगर आपके पास कोई भी दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, याद रखना ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कोई भी दो मॉलिक्यूल अगर उनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस। ठीक है, अब ये फोर्स जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडहेसिव फोर्स। तो पहले हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की। देखो, कोहेसिव फोर्स वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। ऐसे दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है जो दो मॉलिक्यूल एक ही सब्सटेंस के हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास में पानी लेकर आता हूँ, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है एंड दैट इज योर कोहेसिव फोर्स। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दो पानी का ही मॉलिक्यूल ले लूँ, वाटर का मॉलिक्यूल ले लूँ, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही सब्सटेंस के हैं, वाटर के ही हैं, तो हम इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, पानी जो एक जगह पे ठहरा हुआ है, गैस की तरह पानी उड़ नहीं जाता है। तो पानी एक जगह ठहरा हुआ है क्योंकि पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस है, और कोहेसिव फोर्सेस ने सबको एक दूसरे को एक जगह पे पकड़ के रखा है। इनफैक्ट जितने भी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आप अगल बगल देखते हो, उन सब के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है। जैसे मार्कर है, मार्कर के दो मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है क्योंकि वो दोनों मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हैं, मार्कर के ही हैं, तो हम इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। इवन मेरा जो बॉडी है, उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस लग रहा है, तभी मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ऐसे फैल नहीं जा रहा हूँ या फिर उड़ नहीं जा रहा हूँ गैस की तरह। उसका रीज़न ये है कि मेरे पार्टिकल्स जो है या फिर मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है जिसने सबको एक जगह पे समेट के रखा है। तो देखो, सॉलिड्स के जो शेप होते हैं वो रिजिड होता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये कोहेसिव फोर्स लिक्विड में जाके थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए आप लिक्विड को देखोगे तो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, वो फ्लो होता है। उसका वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है क्योंकि कोहेसिव फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। पर स्टिल काफ़ी कोहेसिव फोर्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है, इसलिए लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स ना के बराबर होता है, इसलिए सारे गैस के मॉलिक्यूल्स आप जैसे उसको खोलोगे उड़ जाता है, उनमें आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। आपस में कोहेसिव फोर्स जो है वो आप जीरो ही मान के चलो। समझे? तो चीज़ें आपके अगल बगल अगर शेप में है तो ऑब्जेक्ट्स को शेप देने का काम, फिक्स वॉल्यूम देने का काम ये कोहेसिव फोर्स ही होता है। उनका शेप जो आपको दिखता है वो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है, इसी वजह से है। गैस को शेप नहीं मिलता, आप छोड़ दो उड़ जाएगा। उनके मॉलिक्यूल्स को समेटने के लिए उनके आपस में कोहेसिव फोर्सेस नहीं होते हैं। समझे? तो ये तो बात हो गई कोहेसिव फोर्स की। अगर मैं एडहेसिव फोर्स की बात करूं तो एडहेसिव फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ही फोर्स है, लेकिन वो दो मॉलिक्यूल अलग अलग सब्सटेंस का होगा, तो हम ऐसे केस में उसको एडहेसिव फोर्स बोल देते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपकते हैं उसको हम लोग एडहेशन बोलते हैं। ठीक है, आपने एडहेसिव नाम सुना होगा, आपने बहुत फेविकोल वर्ड सुना होगा, राइट? फेविकोल, फेविक्विक। एक्चुअली में फेविकोल जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर जो डब्बे के अंदर होता है वो एक्चुअली में एडहेसिव होता है। समझे? अब कैसा है कि कंपनी इतनी फेमस हो जाती है कि हम कंपनी के नाम से प्रोडक्ट्स को जानने लग जाते हैं। जैसे अगर आप बोलते हो कि मैं मैगी खा रहा हूँ, तो एक्चुअली में आप नूडल्स खाते हो। मैगी जो है उसको मैन्युफैक्चर करती है, मैगी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। कई बार आप बोलते हो कि मैंने कॉलगेट किया,
आपने एक्चुअली टूथपेस्ट किया हुआ होता है, कॉलगेट कंपनी उस टूथपेस्ट को बनाती है। वैसे ही फेविकॉल कंपनी एडहेसिव मैन्युफैक्चर करती है। तो जो आप डब्बे के अंदर वाइट वाइट होता है वो एक्चुअली में एडहेसिव होता है। अभी एडहेसिव क्यों नाम दिया है, देखो एडहेसिव, एडहेशन मतलब क्या, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं। तो ये एडहेसिव क्या करता है, दो अलग ऑब्जेक्ट्स को चिपका देता है। जब दो अलग ऑब्जेक्ट्स चिपकता है तो ये एक्चुअली एडहेशन की बात हो जाती है, और ये काम यही आपका फेविकोल करता है, इसलिए ये एडहेसिव होता है जो दो सब्सटेंस को चिपका देता है। तो वैसे ही एडहेशन में क्या होता है, दो अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो उसको हम एडहेशन बोलते हैं, और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे प्यारा एग्जाम्पल आपको अभी दिख रहा होगा। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो बोर्ड पे लिखा जाता है, ये एडहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरा जो इंक है, मार्कर के अंदर जो इंक है, ये सारे के सारे इंक आपको देख रहे हैं, ये जो व्हाइट बोर्ड है इस पे जाके चिपक जा रहा है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड का जो मॉलिक्यूल्स है और मेरे इंक का जो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में एडहेसिव फोर्स है। तो यहाँ पे देखो, एक मॉलिक्यूल तो मेरे इंक का हो गया और एक व्हाइट बोर्ड का हो गया, दो मॉलिक्यूल अलग अलग सब्सटेंस के हैं, एक बोर्ड का और एक इंक का, इसलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। समझ में आई बात? तो एडहेसिव फोर्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के हो उनके बीच में लगता है, ये आपका एडहेसिव फोर्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे एडहेसिव फोर्स के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप दीवार पे सपोज करो पानी डाल दो, तो पानी जो है दीवार पे चिपक जाता है, तो उसमें दीवार के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एडहेसिव फोर्स होता है, राइट। आप पेंट मारते हो कहीं पे, दीवार पे पेंट चिपक जाता है, दीवार के मॉलिक्यूल्स और पेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगेन एडहेसिव फोर्स होता है, राइट। तो ऐसे एडहेसिव फोर्स की वजह से हम एक के ऊपर दूसरी परत चढ़ा देते हैं, राइट। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कई केसेस में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है, कई केसेस में एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है, ये हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक इसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, जैसे अगर सपोज करो मैंने पानी लिया यहाँ पे पानी, आई हैव टेकन वाटर, ये क्या है, वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा बताओ, कोहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल ले रखा है, ये मेरा ऑयल है, ये वाटर है और ये ऑयल है। अब देखो क्या होता है इसमें, इनफैक्ट ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होगा। अगर आप एक ड्रॉप वाटर का, ध्यान से सुनना, एक ड्रॉप वाटर का या फिर थोड़ा सा वाटर अगर आप इसके अंदर डाल दो, अगर मैं वाटर थोड़ा सा डालता हूँ ऑयल के अंदर, तो आप देखोगे कि वाटर के छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अगर सपोज करो आप ऑयल को इसके अंदर डालो, पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल उड़ेल दो, तो ये क्या होता है, पूरा सा ऐसा फैल जाता है ऑयल, वाटर के ऊपर ऑयल फैल जाता है पूरा। अगर ज़्यादा डाल दोगे तो पूरी परत बना देगा, लेकिन अगर आप वाटर ऑयल के अंदर डालोगे तो वो फैलता नहीं है, बल्कि एकदम सिकुड़ के क्या हो जाता है, गोला बन के अंदर घुस जाता है ऐसे। ऐसा क्यों होता है, इसको आप एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, वाटर के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, समझे। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, तीन चीज़ें हैं। एक तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोहेसिव फोर्स लग रहा है, लेकिन जब वाटर और ऑयल एक साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में एडहेसिव फोर्स लगता है। अब कौन सा फोर्स स्ट्रांग है और कौन सा फोर्स वीक है, उसके हिसाब से आपके पास सिचुएशन आएगा या फिर रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमको ये पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस एडहेसिव फोर्स से भी स्ट्रांग होता है। वाटर ऑयल का जो एडहेसिव फोर्स है आपस में, उससे काफ़ी स्ट्रांग होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स। तो जब इस वाटर को आप ऑयल के अंदर डालते हो तो होता क्या है, वाटर का कोहेसिव फोर्स क्योंकि ज़्यादा है तो वो सारे अपने खुद के मॉलिक्यूल्स को समेट लेता है अंदर, और वाटर और ऑयल के बीच में उतना ज़्यादा एडहेसिव फोर्स नहीं है जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है। तो फिर ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स खुद को समेट लेता है और अंदर इस तरह से गोला बन के चला जाता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑयल का जो एडहेसिव फोर्स होता है, ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होते हैं,
वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। यस, तो अगर आपने यहाँ पे ऑयल का एक छोटा सा पार्ट, यहाँ पे कुछ पार्ट ऑयल का इसके अंदर डाल दिया, तो इस केस में होता क्या है कि ऑयल का कोहेसिव फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बल्कि उससे ज़्यादा स्ट्रांग ऑयल और वाटर का एडहेसिव फोर्स होता है। तो वाटर क्या करता है, अपनी एडहेसिव फोर्स की वजह से उसको सेपरेट करके फैला देता है, क्योंकि इस बार एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, और इसलिए ऑयल जो है इसमें स्प्रेड हो जाता है, लेकिन ये गोला बन जाता है, वाटर इसके अंदर गोला बन जाता है। तो ये सारा कमाल जो है वो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का ही है, समझे? तो आई होप आपका कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर रेंज की। मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ये एडहेसिव फोर्स यहाँ पे है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर रेंज की। मॉलिक्यूलर रेंज इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। सी, अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रख दूँ, तो देखो एक मॉलिक्यूल जो है ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत दूर तक फोर्स लगा सकता है, नहीं। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत बहुत दूर तक काम नहीं करता है, बल्कि एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है और ये बहुत कम डिस्टेंस तक ही इसका फोर्स काम कर पाता है। और देखा ये गया है कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ तक मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, ये डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। इट इज़ अबाउट 10⁻⁹ मीटर। तो मॉलिक्यूल से 10⁻⁹ मीटर तक का जो डिस्टेंस है, इसी को आप मॉलिक्यूलर रेंज बोलते हो। इसका मतलब आपका जो R है, R का वैल्यू 10⁻⁹ मीटर है, ऑलमोस्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास और वो 10⁻⁹ मीटर से दूर है, तब ये दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज तब ये रेंज के बाहर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर रेंज के बाहर हो जाएगा। और इस डिस्टेंस के अंदर अगर सपोज कर वो है, तो रेंज के अंदर है, तो ही ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, चाहे वो एडहेसिव या कोहेसिव हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो रेंज से कम होगा, 10⁻⁹ मीटर से कम होगा, तो ही वो फोर्स लग पाएगा। राइट, क्लियर है? अब अगर इसको हम लोग को 3 डायमेंशनली देखना है, जैसे ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इट इज अबाउट 10⁻⁹ मीटर। इतने डिस्टेंस तक ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काम करेगा, उसके बाद काम करना बंद कर देता है। अगला केस जो है, इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करने के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। किसी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? देखो, सपोज करो यहाँ पे अपने पास एक मॉलिक्यूल है और मैं आपको बता दूं कि चलो इसका रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इतना है, ये 10⁻⁹ मीटर का मैंने डिस्टेंस बना दिया, यहाँ तक है। अब हमको पता है कि दूसरा मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे होगा तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि रेंज से बाहर है। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल यहाँ पे रहा तब तो अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अब वो रेंज के अंदर आ चुका है। लेकिन अगर सपोज करो इसी मॉलिक्यूल को मैं यहाँ कहीं पे रखूँ, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यार ये रेंज के अंदर है कि रेंज के बाहर है, समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। हाँ, लेकिन ये कंफ्यूजन तब दूर हो जाएगा जब मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, राइट। तब आप बोलो कि नहीं, यहाँ अब तो दिख रहा है कि रेंज के अंदर है, इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर सकता है, रेंज के अंदर है। यही डिस्टेंस अगर सपोज करो मैं हर जगह ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो हर जगह पे हर पॉइंट पे डिस्टेंस ड्रॉ करने से बेटर क्या होगा बताओ? क्योंकि आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस ड्रॉ करना है, सो यू बेटर ड्रॉ अ सर्कल। आप एक क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो, और उस सर्कल का रेडियस कितना बड़ा होना चाहिए? 10⁻⁹ मीटर, जो कि आपका मॉलिक्यूलर रेंज है। तो आप एक काम करो, जिस मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हो उस मॉलिक्यूल के अराउंड आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो जिसका रेडियस जो है 10⁻⁹ मीटर हो, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, और सेंटर पे वो मॉलिक्यूल रखा हो। ठीक है, तो अब सपोज करो ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल रखा है सेंटर पे, और इसके अराउंड मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर हो। तो अगर इस सर्कल के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस सर्कल के बाहर होगा
तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सिंपल है, राइट। अगर इसी को 3 डायमेंशनली देखना है तो क्या करना है बताओ। मान लो यहाँ पे स्पेस में मॉलिक्यूल है, स्पेस में मॉलिक्यूल है और उसके अराउंड मैं क्या करूँगा बताओ। अगर यहाँ से अगर तुम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मतलब r डिस्टेंस मॉलिक्यूलर रेंज के डिस्टेंस पे अगर हर जगह लाइन बनाओ और उसके सारे एंड पॉइंट्स को जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा, राइट। तो हम उस मॉलिक्यूल का जो स्फीयर बना रहे हैं, इस स्फीयर को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं समझे। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बेसिकली अब क्या होगा कि अगर स्पेस में आता है ये मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल हमने सेंटर पे रखा और इसका जो रेडियस है स्फीयर का वो एक्चुअली में मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर बना दिया। तो मॉलिक्यूल के अराउंड हम लोगों ने एक स्फीयर इमेजिन किया है जिसका रेडियस जो है वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है और सेंटर पे मॉलिक्यूल रखा हुआ है। ऐसे इमेजिनरी स्फीयर को हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब इससे फ़ायदा ये है कि जब हम स्फीयर इमेजिन करते हैं तो इतना क्लियर है कि इस स्फीयर के अंदर अगर कोई पार्टिकल है तब तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और स्फीयर के बाहर अगर पार्टिकल है तो इसका मतलब वो रेंज के बाहर है और उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मैं सरफेस टेंशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।